Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the project budget, which is the second phase of our cost management. First was cost estimation, second was project budget, and then the third one we have is the cost control. So now we are going to focus on the project cost, project budget. ठीक है. अच्छा, what are the inputs? जो estimation cost के थे वही आपके पास budget के भी inputs होंगे, ठीक है. But most probably आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो main आपने ये देख रहे हैं जो dark डॉट्स शो हो रहे हैं वो बजट के ऊपर आ रहे हैं. मतलब यू कांट डेवलप द बजट विद WBS या schedule or whatever the thing is. Your main inputs have been derived from your estimate cost and which will give you the in order to make your budget or determine your budget, and then you asked it from the upper management to provide you with that one. It's not necessary for the upper management, but the sponsors or the clients who's going to allocate you the amount you will spend on the activities. ठीक है. सो दैट इज़ वन थिंग ना, दैट वी हैव टू मतलब जो हमने प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कॉस्ट एस्टिमेशन, ठीक है. उसके जितने भी इनपुट्स आए उसके क्या हमारे पास आए थे, एक्टिविटी कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स. दीज आर बेसिकली द इनपुट्स फॉर दिस थिंग ना. तो अब हम इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं इन ऑर्डर टू डिटर्मिन इट. आपके वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, स्केड्यूल, एंड देन वी हैव एक्वायर प्रोजेक्ट टीम, कंडक्ट प्रोक्योरमेंट्स एंड एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. These are the inputs other than your cost estimation. Why you need work breakdown structure? Because इसमें वो आपको activities बता रहा है, ठीक है, कि ये activities हैं. अब जैसे कॉस्ट एस्टिमेशन में देखते हैं, ठीक है. कॉस्ट एस्टिमेशन में हमने क्या कहा कि ओके दिस इज वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर. सो वी हैव अ प्रोजेक्ट एंड देन वी हैव द डिलीवरेबल्स, देन वी हैव वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर्स existing here, and and after those work breakdown structures we have activities. ठीक है. सो वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर का यहाँ पे ये रोल आता है, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी हम यहाँ पे एस्टिमेट कर चुके हैं मतलब कि इतनी कॉस्ट आएगी. सो अब बजट ये चीज़ फाइनलाइज करेगा कि ये एक्टिविटी जो आपने मेंशन किया है क्या ये वाकई वैल्यूएबल है. वेयर दैट वैल्यूएबल थिंग कम्स फ्रॉम, इट्स फ्रॉम दिस वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर. ठीक है. देन वी हैव टू कम ऑन द डेवलप स्केड्यूल विच इज़ बेसिकली आर टाइम मैनेजमेंट थिंग, जो कि हमने बताया था. मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को अभी तक सिर्फ सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज़ तक बताया है. सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द टाइम थिंग. जैसे ये एक्टिविटी है, सो इसको इतने डॉलर स्पेंड होने हैं और इसमें इसको हमने 9 days में कंप्लीट करना है, ठीक है. सो इट्स लाइक हाउ मच आई हैव टू पे फॉर इट, 9 इंटू हाउ मच डॉलर्स, ठीक है. डेज आ जाएंगे, मे बी इनको मंथ्स, वीक्स, उसके अकॉर्डिंगली हम बता देंगे. तो यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड आ गया. उसके बाद एक्वायर्ड प्रोजेक्ट टीम. अब वाई वी नीड टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट टीम इज़ बिकॉज यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये एक्टिविटीज़ अगर परफॉर्म हो रही है तो यहाँ पे हमारी वर्क फोर्स लग रही है, ठीक है. सो वर्क फोर्स कौन सा मेंबर यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ये वाली एक्टिविटी कौन सा मेंबर परफॉर्म कर रहा है. सो ऑल आई वांट टू नीड अबाउट इट इज़ के प्रोजेक्ट की टीम मेंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है. अब जैसे मैंने ये शो किया हुआ है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से कि बॉब विल गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, बट आई पेरेंट केम अप विद इट कि यार बॉब के पास ये एक्टिविटी भी है, ये भी एक्टिविटी है, तो वो बहुत ज़्यादा उस पर बर्डन हो गया. तो वाई नॉट देयर शुड बी अनदर टीम मेंबर्स ऑल्सो विच इज़ रिलेटेड विद द IT थिंग ना. और मे बी इज़ लाइक if one person like X person is not doing that much activity, so मैं ये कह रही हूँ कि इस बंदे को हम skip भी कर सकते हैं. So for that thing I just need about the project team details कि कौन सा member कौन सी activities perform करेगा, ठीक है. सेम विद दिस थिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, सो उसके लिए मुझे और लोगों को हायर करना पड़ेगा. एंड देन आई हैव टू गो फॉर द रिसोर्सेज, और देन आई हैव टू गो फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दैट थिंग. अपना जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में मुझे लग रहा है कि वी डोंट हैव एनी IT प्रोफेशनल इन आर ऑर्गेनाइजेशन, सो इट्स मच बेटर कि हम किसी और को हायर कर लें, क्योंकि टीम जो है वो होली डिपेंड कर रही है उस IT पर्सनल के ऊपर, ठीक है. Then you have to go for the resources you have to provide to them, so you have to go through the resource calendars and the contracts you have to give go with them in order to go for that project team, which is basically useful for our project, okay? And the last one is enterprise organization. I already talked about it previously, that it's an important entity when we are doing any other activity, because we know about who is the mother company or the home company for which the project is being done, ठीक है. So आपके पास ये चीज़ आ जाएगी. उसके बाद cost estimation, as I told you, this is your first input in your determine budget. और cost estimation के हमारे पास outputs क्या आए थे, activity cost estimates and basis of estimates, ठीक है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था फिर
हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, कंस्ट्रेंट्स जिसमें मैंने आपको बताया था, स्कोप वाली चीज़ें एंड ऑल दैट, ठीक है। सो यहाँ तक जो है वो हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं बजट को, ठीक है। नाउ वी हैव टू गो विद द व्हाट आर वुड बी द आउटपुट्स। तो आउटपुट्स में आप देख रहे हैं कि यू हैव कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट, देन यू हैव प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, प्लान प्रोक्योरमेंट एंड प्लान क्वालिटी एंड डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये जो सारी एक्टिविटी हम कर रहे हैं फ्रॉम द कॉस्ट फ्रॉम द टाइम, ये बेसिकली मैंने आपको बताया था हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग का हिस्सा है, ठीक है। सो जो चीज़ें अगर हमारे पास होती जाती हैं, हम उसको फिर अपने प्रोजेक्ट प्लान में अपडेट करते रहते हैं, बिकॉज हेयर इज ओनली अबाउट द वर्किंग थिंग ना, वी आर प्लानिंग अबाउट इट, हाउ मच टाइम विल हाउ मच कॉस्ट विल इनकर, दिस आर द थिंग्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओवरऑल व्यू ऑफ योर प्रोजेक्ट बजट, ठीक है। So these things I already discussed with you. Some things in like basis activity cost estimates, and the basis of estimates, again the output of your cost estimation, how much being spent on each and every activity come out from your activity cost estimation, and basis of estimates, like on which basis you estimate the values. जैसे हमने बात की थी एक्सपर्ट जजमेंट थे हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स में, उसके अलावा हमने यूज़ किया था पैरामेट्रिक एनालिसिस, एनालॉगस टेक्निक, ये सारी चीज़ें जो थी वो हमारी बेसिस थी एस्टिमेट्स की। या फिर हम कह सकते हैं कि टाइम वुड बी द वन थिंग, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। नाउ द मेन टॉपिक है वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट एग्रीगेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास इनपुट्स में हमने क्या डिस्कस करना है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, विच इज़ बेसिकली अगेन द स्कोप बेस लाइन ना। सो हमारे पास क्या है कि दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट एंड देन वी डिस्कस अबाउट द डिलीवरेबल्स, ठीक है। देन वी हैव लाइक देन वी हैव दीज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। सो कॉस्ट एग्रीगेशन क्या है? कॉस्ट एग्रीगेशन में नॉर्मली आपके पास क्या है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास $1 एस्टिमेट हुआ है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जी यहाँ इस एक्टिविटी में टोटल कितने डॉलर स्पेंड हो रहे हैं, 3, इस एक्टिविटी में 3 और इसमें 4, इज लाइक नाउ यू हैव टू गो फॉर दैट थिंग। 3 आपने यहाँ पे एग्रीगेट कर दिए। अब जो ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाली जो एक्टिविटी है, इसके लिए 3 + 3 + 4 कितना हो गया आपके पास, 10, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉस्ट एग्रीगेशन, कि आप क्या करते हैं कि आप इस तरह से एक्टिविटी को असाइन नहीं करते हैं कॉस्ट, बल्कि इसको एग्रीगेट कर लेते हैं एक कंपाइल फॉर्म में। क्योंकि जब आपने अपने स्पॉन्सर से मांगना है तो आप उन्हें ये तो नहीं कहेंगे ना, एक्स एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मुझे $3 चाहिए, देन एक्टिविटी बी परफॉर्म करने के लिए आई नीड $3, देन एक्टिविटी सी परफॉर्म करने के लिए आई नीड $4। नो, यू हैव टू जस्ट एग्रीगेट एवरी कॉस्ट, लिंक अप विद योर एक्टिविटी and make it as a whole project cost, ठीक है। that's the technique you are going to use it in your project budgeting. Then we have the reserve analysis. अच्छा, reserve analysis normally क्या है कि हम risk से related यहाँ पे discuss करेंगे कि risk में हमने क्या बताया था कि हम contingency reserves रखते हैं। So is like 0.01 दिस इज द रिजर्व, ठीक है। सो ये क्या है कि आपके पास एक्टिविटी रिजर्व, इसको हम यहाँ पे कह देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये हर एक्टिविटी से रिलेटेड हमने रखा हुआ है। फिर वही वाली टेक्निक है, हम इसको एग्रीगेट करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट अकाउंट के नाम पे in your deliverables, and in the form of your in the form of your project, that is all about the management reserve, जो कि हम बाद में भी डिस्कस करेंगे what is basically the management reserve। तो क्या है, जैसे कि आपने कॉस्ट एग्रीगेट की, वैसे ही आप अपने रिजर्व्स को एनालाइज करेंगे कि आपने इस एक्टिविटी के अलावा आपने कुछ अमाउंट रिजर्व की है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो कॉस्ट है वो आपको दे दी जाती है, ठीक है। आपने कहा कि $1 लगेगा, बट जब आप उनसे 0.01 मांगेंगे ना, तो दैट मैनेजमेंट रिजर्व विच इज अ टॉप मैनेजमेंट विल आस्क यू द क्वेश्चन व्हाई यू नीड दैट रिजर्व। इसीलिए रिजर्व एनालिसिस बजट में टूल्स टेक्निक्स यूज़ होती है, ताकि अगर हार्श कंडीशन आ जाती हैं तो हम वो अमाउंट यूज़ कर लें, बिकॉज इट्स द वर्ड थिंग दैट रिजर्व एंड द कॉस्ट थिंग इज क्या हो गया, मैंने $1 बताया, और रिजर्व एनालिसिस में मैंने क्या बताया कि हमारे पास 0.1 हर एक्टिविटी के अगेंस्ट हमने एक रिजर्व रखा हुआ है कि अगर कुछ अप डाउन कंडीशन हो जाती हैं तो हम तब वो यूज़ करेंगे, ठीक है। बट
The point in the reserve analysis is the decision is in management's hand. What is management hand? मतलब कि upper management जो कि हमें budget provide कर रही है, ठीक है, हमारे sponsors जो हमें budget provide कर रहे हैं. यहाँ पे हम sponsors नहीं कह सकते क्योंकि budget तो आ चुका है. Then they have to float that budget ना, management जो आपकी upper management होगी. तो वो उन्होंने फ्लो करना है. अब वो $3 तो इन एक्टिविटीज़ के लिए परफॉर्म कर लेंगे, पर ये .3 के लिए दे विल आस्क यू अबाउट द क्वेश्चन, व्हाई यू नीड दिस थिंग अप, व्हाई दिस हैपेंस, क्यों इस तरह से हुआ, हमने तो इसके लिए सारा कुछ प्लान किया था. तो दे जस्ट हैव टू पे सेव दैट इन अ पिगी बैग सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है. ये आ गया हमारे पास रिजर्व एनालिसिस. दोबारा से कॉस्ट एग्रीगेशन क्या है कि कॉस्ट एग्रीगेशन में हम हर एक्टिविटी के अगेंस्ट कॉस्ट कर लेते हैं और फिर उसको एग्रीगेट कर देते हैं इन डिलीवरेबल्स, इन सब डिलीवरेबल्स लेवल, then we have deliverable level, and then we have the final project. This is cost aggregation. And the reserve analysis, with every cost of an activity we just put a reserve on it, ठीक है, कि हम उसको ये कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो ये रिजर्व यूज करेगा, ठीक है. फिर इसको कंपाइल कर लेते हैं इसी तरह जैसे हमने कॉस्ट एग्रीगेशन में किया होता, और फिर उसको ओवरऑल क्या हम कहते हैं, मैनेजमेंट रिजर्व. और मैनेजमेंट रिजर्व जो है वो इजीली फ्लोट नहीं होते हैं. यू हैव टू पे, मतलब यू हैव टू आस्क देम फॉर द रिजर्व, एंड व्हेन दे थिंक अबाउट इट कि यार ये आपको वाकई रिक्वायर्ड है, तो देन दे अलाउ देम टू फ्लो, ठीक है. देन वी हैव द एक्सपर्ट जजमेंट, because they have the experience. So if somebody asks them from like $100 हमें इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो वो कहेंगे कि नहीं, this project cost like $70, ठीक है, so why they are asking for $30 more. So it's like expert judgment is also really matter in order to discussing about the budget thing. ये तो मैंने आपको हाई ऑब्जेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में बताया ना, मतलब कि ये भी हो सकता है कि 100 और एक्सपर्ट कहते हैं नहीं नहीं इसमें इतने कम पैसे नहीं लगेंगे, इसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे, $120 million, ठीक है. So this is how your expert judgment will work. Then we have the historical relationships. Historical relationships में हमने क्या डिस्कस किए थे, दो एग्जांपल्स थी हमारे पास. वन इज द पैरामेट्रिक एस्टिमेट एंड द अदर इज एनालॉगस एस्टिमेट, ठीक है. ये हमने एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया था. तो अब हम ये कहते हैं कि क्या जो बजट के लिए इन्होंने टेक्निक, जो एस्टिमेशन के लिए टेक्निक इन्होंने यूज़ की है, क्या वह ये वाकई वर्केबल थी, क्योंकि ये दोनों जो पैरामेट्रिक एस्टिमेट और एनालॉगस एस्टिमेट ये नॉर्मली अपर मैनेजमेंट में होती हैं, ठीक है, कि अपर मैनेजमेंट या एक्सपर्ट जजमेंट या टॉप बॉटम बजटिंग की कॉन्टेक्स्ट में. तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक्स एक्टिविटी के लिए ये फाइंड आउट कर रहे हैं बजट या लोकेट बजट. सो हम फिर बेसिकली क्या देखते हैं कि इन दोनों का जो हम एक्स वैल्यू डिमांड कर रहे हैं. ओके, सो हिस्टोरिकल रिलेशन में हम बेसिकली यही चीज़ डिफाइन करेंगे कि अगर पैरामेट्रिक एस्टिमेट यूज़ किए थे तो उसके क्या आउटकम्स आए थे, उसमें क्या हमने बजट अलोकेट किया था, और अगर हमने एनालॉगस एस्टिमेशन यूज़ की थी तो उसके हमारे पास क्या आउटपुट आए थे, ठीक है. नेक्स्ट वन वी हैव इज़ द फंडिंग लिमिट रिकन्सिलेशन, ठीक है. अच्छा, जो आपके पास जो आपके एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट रन कर रहे होते हैं तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो एस फॉर्म में आते हैं, ठीक है. इज लाइक दिस. प्रीवियसली भी हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से कि स्टार्ट में आप स्पेंडिंग कम करते हैं, बट जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाता है आपकी ज़्यादा कॉस्ट इनकर होती है, ठीक है. अब फंडिंग लिमिट रिकन्सिलेशन नॉर्मली क्या कहती है कि आप अपनी, मतलब कि आपका स्पॉन्सर्स जो है या जो भी आपका क्लाइंट है आपको वन टाइम में इन्वेस्टमेंट नहीं देगा, ठीक है. जैसे कि वो एक्स टाइम पे एक्स आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो वो आपको इतने डॉलर्स देगा, ठीक है. आप अगर वाई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो वो आपको इतने डॉलर्स पर देगा, ठीक है. और आप जी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो वो आपको इतनी अमाउंट पे करेगा, ठीक है. बेसिकली वाई आई एम सेइंग इट कि हमारे पास जो फंडिंग फ्लोट हो रही है या आ रही है वो एक लिमिट फॉर्म में आ रही है. अब लिमिट फॉर्म में कैसे आ रही है कि स्टार्ट में कम है, फिर उसकी लिमिट इंक्रीज़ हो गई, फिर लिमिट इंक्रीज़ हो गई. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम क्वार्टर के अगेंस्ट फंडिंग की रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है. उनको ये बताते हैं कि हम होल प्रोजेक्ट तो की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने हमें आराम आराम से मनी देनी है, तो हम आपको ये बताते हैं कि हम अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे इन फर्स्ट क्वार्टर तो उसकी कॉस्ट इतनी आएगी, ठीक है. और फिर नेक्स्ट लिमिट क्या है सेकंड क्वार्टर की, और हम आपको क्या
प्रोवाइड करेंगे, वाई प्रोडक्ट कंप्लीट करेंगे या वाई फेस कंप्लीट करेंगे विद दिस कॉस्ट, ठीक है। सो वो बेसिकली बताना ये चाह रहा है कि हर फेज़ में आपने अपनी बजट की लिमिटेशंस रख देनी है, ठीक है। अब जैसे फंडिंग वाले कहते हैं कि नहीं जी हम शुरू में इतना नहीं दे सकते, तो आप उनको फिर ये कहते हैं कि फिर तो आपके पास कुछ भी इन हैंड नहीं आएगा। तो डेफिनेटली द प्रोग्रेस इज़ रियली मच इंपॉर्टेंट, द कंट्रोल फेज इज़ रियली मच इंपॉर्टेंट। सो आप को अगर एक्स चीज़ नहीं मिली है तो आप, दैट इज़ अ क्वेश्चनेबल थिंग ना। तो अगर वो कहते हैं कि हम इस इवेंट पे चेक करेंगे या इस लिमिट तक आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि जो भी हमारी परफॉर्मेंस होगी दैट इज़ नॉट मेजरेबल। सो माई परफॉर्मेंस वुड बी मेजरेबल इन द फॉर्म ऑफ एन आउटकम, ठीक है। इस आउटकम कब कंप्लीट होगा, वो कहता है जी फर्स्ट क्वार्टर में। अच्छा कितनी लिमिट है इसकी, इसकी ये लिमिट है। सेकंड क्वार्टर में कौन सा आउटपुट आएगा, ये आउटपुट आएगा, इसकी ये लिमिट है, ठीक है। सो फंडिंग लिमिट रिकंसिलेशन में आपको क्या है कि आपके पास जो कर्व है वो आप स्पेंडिंग्स तो आपकी इसी तरह से होंगी, बट देर इज अ लिमिटेड फंड अवेलेबल, ठीक है। सो देन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इस इधर तक आप रिजर्व हमें दे सकते हैं। अगर आप हमें ये वाली लिमिट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगी। अगर आप हमें ये इस लिमिट में देते हैं तो कोई आउटपुट नहीं आएगी। सो आई जस्ट गिव देम दिस बार, दिस टाइम पीरियड, द स्केड्यूल थिंग जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है, ठीक है, एंड दैट आउटपुट थिंग, ठीक है, जो कि आ रही है कॉस्ट इनकर होने के बाद। दिस इज ऑल अबाउट योर फंडिंग लिमिट रिकंसिलेशन। क्या आप कंसल्ट कर रहे हैं और फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने स्पॉन्सर को, आई नीड मनी यहाँ तक, जो नेक्स्ट फ्लो है आप मुझे इतना देंगे, मतलब इतना आप पे करेंगे फॉर दिस क्वार्टर, तो फिर आपको उस प्रोजेक्ट का ये फेज कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। This is your technique you are going to use in your budgeting thing. Then the next thing we have is the output come out of it, ठीक है। That is a cost performance baseline. तो cost performance baseline आपके पास क्या है, वही चीज़ जो मैंने पहले बताई है कि आपके पास हमने एक्टिविटी, हमारे पास डिलीवरेबल्स थे, हमारे पास सब डिलीवरेबल्स थे, सब डिलीवरेबल्स के बाद हमारे पास वर्क पैकेजेस हैं, वर्क पैकेजेस के पास हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ में वी पुट सम डॉलर्स अगेंस्ट इट। सो अब हम क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट परफॉर्मेंस बेसलाइन हमने बेसिकली बताना है वही चीज़ जो मैंने पहले बताई थी कि आपके पास कितनी कॉस्ट आ रही है in order to whole complete that project. So you just have to add this thing up and then so now you are telling about this thing कि अगर ये परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी, ये परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। That's why this is known as performance baseline, ठीक है। So it's like these activities are going to compile into this thing, they are going to compile with this thing, and then we have the cost baseline. But cost baseline आपके पास simply cost baseline नहीं है, तो आपका जो project budget है that's again a total cost plus जो मैंने आपको यहाँ पे reserve analysis में discuss किया, that is management reserve. That is a combination of this thing, ठीक है। So ये आपके पास cost performance baseline आ जाएगी। Performance baseline के as a project budget आपके पास कैसे आएगा, total overall project की cost plus management reserves, ठीक है। Then we have the project funding requirements. Project funding requirements ये जो हमने reconciliation में बताया था, ठीक है, कि हमने ये बताना है कि एस शेप्ड, हमने बताना है कि ये लिमिट है, इसकी हमने बताया ये लिमिट है, और फिर जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी इसकी ये लिमिट है। सो रिकंसिलिएशन में हम लिमिट्स को प्रपोज कर रहे हैं, टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर हम उसको बता रहे हैं कि दिस इज़ द रिक्वायरमेंट कम आउट ऑफ इट। तो हमें यहाँ पे अमाउंट चाहिए ही चाहिए नेक्स्ट एक्टिविटी इन फर्स्ट क्वार्टर, एंड दिस इज़ वाई एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि दिस इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द हमारा एक्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम वाई शुरू नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास फंड्स नहीं होंगे। Although it's all the type of your planning thing, so now you are going to update the project documents. ठीक है जी। नाउ वी आर हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट बजट, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि इट्स अ टाइप ऑफ योर होल प्रोजेक्ट प्लान, और उसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं, दैट इज़ वर्क ब्रेकडाउन, स्ट्रक्चर, स्केजुलिंग एंड बजटिंग। सो बजट क्या है, आइडेंटिफाइज रिसोर्सेज, गोल्स एंड स्केड्यूल दैट अलाउ ऑफ फर्म्स टू अचीव दोज गोल्स सिंपली, ठीक है। यू नीड रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ मनी। डेफिनेटली आपके पास मनी होगी तो आप रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं, आप लेबर को हायर कर सकते हैं। तो ओवरऑल उसने लेबर को या रॉ मटेरियल को या मशीनरीज इक्विपमेंट्स को क्या नाम दे दिया है, रिसोर्सेज का, ठीक है। Okay, then we are going to discuss about 3 techniques we are going to use in budgeting. One is the top down, then the bottom, and activity based costing.
अच्छा, टॉप डाउन वही जो मैंने आपको बताया, एक्सपर्ट जजमेंट है हमारे पास, पैरामेट्रिक एंड ऑल दैट, तो ये टेक्निक वो यूज़ करेंगे। बट टॉप डाउन बजटिंग में आपके पास क्या है कि दे सेट दिस बजट एंड दिस इज नाउ गोइंग टू फ्लो टू द बेस लाइन और वट एवर द थिंग इज, ठीक है। Okay, so this is your here your budget and then you have to float accordingly, ठीक है। बॉटम अप में क्या है कि यहाँ पे आपको निटीज एंड ग्रिटीज का पता है, यहाँ पे आपको एक्टिविटीज का पता है कि कौन कौन सी परफॉर्म होनी है। सो फिर टॉप बॉटम अप में आप यहाँ से प्रपोज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास कौन सी आ जाएंगी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और बॉटम अप में क्या फ़र्क है, दोनों दोनों बिल्कुल सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन देम। बस ये है कि बॉटम अप में आप बिलो एक्टिविटीज़ को कंपाइल कर लेंगे और फिर अपर मैनेजमेंट से प्रपोज करेंगे। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट वे है, जैसे कि मैंने बताया था कि $1 इस एक्टिविटी में स्पेंड हो रहा है, $1 इस एक्टिविटी में, तो ये कंपाइल होके कितना बना रहा है, 3, ठीक है। सो बट वट वी हैव एनालाइज आउट ऑफ इट कि बजटिंग इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टेक्निक्स, लाइक जहाँ पे हमें लगता है कि टॉप डाउन इज़ रियली गुड, वी आर गोइंग टू यूज़ इट अप। जहाँ पे हमें लगता है बॉटम अप इज़ इम्पॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू यूज़ दैट थिंग अप। ऑल्दो देन वी हैव टॉक अबाउट एक्टिविटी, जब हम पे ज़्यादा लग रहा है कि हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करनी चाहिए तो हम उसको लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जो एनालिसिस है उसके बारे में, ठीक है। सो व्हाट वुड द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट कि जो हमारे पास बजटिंग है, बजटिंग में हम 3 टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इनमें से कौन सी अप्रोप्रिएट है। तो मैंने क्या कहा कि हर टेक्निक इम्पॉर्टेंट है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर प्रोजेक्ट as well as the phases of your project. Like in the start I came up with it like top down budget is really good, but at some point of time I think bottom up budgeting is also me my concern, and most importantly activity based costing is the most appropriate one out of it, ठीक है। So दिस वुड बी द थिंग, ठीक है। अब ये हो सकता है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करें, बट उसको जो एनालिसिस है वो कौन करेगा, टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। सो दैट कैन बी द टॉप डाउन सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को ये एक्सप्लेन करेंगे। आपने सिंपली क्या करना है कि आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्योंकि मैंने कहा कि ये सबसे अप्रोप्रिएट है, सो फर्स्टली यू हैव टू डू इज असाइन कॉस्ट टू activities that use resources, ठीक है, and identify cost drivers associated with this activity, ठीक है। और कंप्यूटर कॉस्ट रेट एंड मल्टीप्लाई द कॉस्ट ड्राइवर्स अगेन। अच्छा, इसमें नॉर्मली अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ, नो नीड टू मेमोराइज इट, आप यू जस्ट हैव टू गो फॉर के आपके पास 3 चीज़ें होंगी, क्या, कॉस्ट, ड्राइवर्स क्या हैं जो कि इस कॉस्ट को रन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास इन फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट पर्सनल्स, मटेरियल्स आर द की कॉस्ट ड्राइवर्स, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है, उसके लिए उसको लैपटॉप चाहिए, आईटी का, जिस तरह मैं से एग्जांपल लेके चल रही हूँ, ठीक है। सो लैपटॉप अब आप वो खुद प्रोवाइड करेंगे या उसे कहेंगे कि हम आप ले आएँ तो हम उसको उसकी कॉस्ट वेरिएबल वाइज पे करते हैं, फिक्स कॉस्ट क्योंकि हमें ज़्यादा इनकर होती है, तो इट्स मच बेटर कि हम जो है वो आपको हर मंथ 3000 या 4000 उसके के अगेंस्ट पे कर दें, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि असाइन कॉस्ट, कि अगर वो आईटी सॉफ्टवेयर बनाता है तो मैं उसको इतना पे करूँगा। आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स एसोसिएटेड विद दिस एक्टिविटी, इज़ नॉट ओनली लैपटॉप बट द ऑफिस, योर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें भी आपके ड्राइवर्स आ जाएंगी। उसके बाद है कंप्यूट अ कॉस्ट रेट, कॉस्ट ड्राइवर यूनिट और द ट्रांजैक्शन, ठीक है, कि आपने उसका रेट फाइंड आउट करना है। जैसे लैपटॉप के लिए इज़ अ डिफरेंट रेट, फॉर द मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स वुड बी द डिफरेंट रेट, ठीक है, वो आप इसको फाइनलाइज कर देंगे। और फिर आपने सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई द कॉस्ट ड्राइवर रेट टाइम्स, जो हमने थर्ड स्टेप में फाइंड आउट किया, द वॉल्यूम ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर्स यूनिट्स यूज बाय द प्रोडक्ट, और फिर जो यहाँ पे हम ड्राइवर्स यूज़ करें उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, सिंपली, नथिंग रॉकेट साइंस इन इट, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो सैम्पल प्रोजेक्ट बजट था। डायरेक्ट कॉस्ट जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि डायरेक्ट कॉस्ट में हम हमारे पास बजट जो है वो
3500 है और ओवरहेड कॉस्ट जो है वो 500 है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी आपके पास 4000। देन वी हैव द डिज़ाइन थिंग, इस तरह हर एक्टिविटी के अगेंस्ट आपके पास टोटल कॉस्ट आ रही है। अब ये जो हमने प्रीवियसली प्लान किया था दैट इज़ प्लान क्या था हमारा एस्टिमेशन, ठीक है, और जो बजट एक्चुअल है दैट इज़ अ डिफरेंस। इस चीज़ को मैंने क्या नाम दिया था, वेरिएंस का। तो मैंने क्या बताया था आपको जब हम कॉस्ट एस्टिमेशन कर रहे थे कि जब हम स्टार्ट में कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं तो हमारी वेरिएंस या प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है, पर दिस इज़ द एक्चुअल थिंग ना। जैसे जैसे हम एक्चुअल के पास आते जाते हैं तो हमें पता लगता रहता है हमारा वेरिएंस ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि हमारा वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे आके हमारा वेरिएंस कम हो गया है, बट हम इसको और भी ज़्यादा मतलब कि स्क्वीज डाउन करना है हमने इस वेरिएंस को। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लान आपका इतना था और ये एक्चुअल बजट था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको बजट जो एक्चुअल एलोकेट हुआ है मे बी विद द एक्सपर्ट जजमेंट और विद अदर टेक्निक्स आपको वो अलॉट हुआ है, तो इट मीन्स यू हैव स्टिल $250 इन योर हैंड। देन इसमें प्लान और एक्चुअल बिल्कुल सही लाया है, क्लियर साइड में आप देख रहे हैं कि आपको नुकसान हो गया है क्योंकि 3500 बजट एलोकेट हुआ है और जो प्लान था दैट इज़ 4000, ठीक है। एंड देन यू हैव गो फॉर द नेगेटिव थिंग, ठीक है। और नेगेटिव थिंग इन कॉन्टेक्स्ट के यहाँ पे तो आपको बेनिफिट ही हुआ है ना, क्योंकि उन्होंने आपको 3500 दिया है और प्लान 4000 का था। तो जो वेरिएंस एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज़ 500, यू कैन यूज़ इन सम अदर लाइक रिजर्व्स में यूज़ कर सकते हैं या उनको लेटर ऑन प्लान्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन 7500 प्लान था और जो बजट आपको अलॉट हुआ था दैट इज़ 8500, सो दैट इज़ अगेन a big good thing, good everything is good here, so variances इतने ज़्यादा exist नहीं कर रहे हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस करें। अब देखो प्लान था 4000 और बजट मिला फॉर एग्जांपल 3000, सो इट मीन्स कि आपका जो बजट एलोकेशन है वो सारी गलत हुई है। क्यों गलत हुई है? क्योंकि आपने एस्टिमेशन गलत की थी, दैट इज़ द प्लान थिंग, ठीक है। Okay, next one we have is example of time phased budget. Simply is like January में इतनी cost आ रही है और they are linking it with the months, all the same सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वही जो चीज़ मैंने आपको बताई कम्युलेटिव बजट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कि इज़ लाइक इन द एस शेप, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है, इसने इसमें मंथ में इसको डिवाइड कर दिया, वही कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इन दी एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बजट कंटीजेंसीज। वो कह रहे हैं कि आपको जो है वो एक्स्ट्रा बजट रखना पड़ता है ताकि आप जो प्रोजेक्ट है उसको फिनिश तक एज सून एज पॉसिबल लेके जा सकें या उनको जो टाइम आपको अलॉट हुआ है उसमें कंप्लीट करें, ठीक है। वाई वी नीड दैट थिंग आप, ठीक है, जो मैंने पीछे रिजर्व्स की डिस्कशन की है कि हमें क्यों रिजर्व्स चाहिए, हमें क्यों कंटीजेंसीज चाहिए, बजट कंटीजेंसीज, because we required them just because project scope में change, वही जो मैंने पहले डिस्कस किया था कॉस्ट एस्टिमेशन में कि हमारे पास कॉस्ट एस्टिमेशन में प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, ठीक है। सो आपका स्कोप चेंज हो सकता है क्योंकि यू आर स्टिल इन द प्लानिंग फेज and you don't know about what is going to be happen now. There are two things involved here. जब हमारे पास हम बात करते हैं contingencies की, so there was like one thing is unknown and the other thing is known, ठीक है। and the other thing is known is like I know about there is a river existing but I don't know that how much deep it is, ठीक है। और एक और हमारे पास फैक्टर होता है unknown that is के I don't know about what is going to be happen। ये जो unknown है ये आपके एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या बता रहे हैं कि ये जो है वो हमारे स्कोप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मर्फी लॉज इज प्रेजेंट, वर्ड मर्फीज लॉज इज सेइंग कि if something went wrong at some point of time it will गो रॉन्ग ऑल द टाइम, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर हमारी कोई डिवाइस वगैरह ख़राब हो जाती है तो दैट इज़ अ थिंग कम इन आवर माइंड कि यार ये अब ख़राबी होती रहेगी, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग इन द प्रोजेक्ट एज वेल कि अगर आपको कुछ स्टेप्स में कन्फ्यूजन फेस करनी पड़ रही है या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है तो ये आप थ्रू आउट प्रोजेक्ट फेस करेंगे, ठीक है। सो दिस फॉर दिस थिंग यू नीड अ कंटीजेंसी रिजर्व्स, ठीक है।
कॉस्ट एस्टिमेशन मस्ट एंटिसिपेट इंटरेक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे हमने बताया था कि हमें हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं जो आईटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट स्टिल उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करके और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो उनको बगैर ट्रेनिंग के उनको दे दिया। सो आई जस्ट केम अप विद इट कि यार नहीं, उनको इंटरेक्शन करना चाहिए था, एंड देन दे केम अप विद इट कि हाँ जी, हम ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं या हम इस तरह की एक्टिविटी लेकर आए। सो दैट इज़ अ इंटरेक्शन थिंग ना, कि इंटरेक्शन करने के लिए, इनकी मीटिंग्स अरेंज करने के लिए वी नीड सम प्लानिंग और दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस आर रियली एनकाउंटर्ड, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ नॉर्मल चलती है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग और उनके लिए हमें कंटीजेंसी रिजर्व चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रोजेक्ट बजट. So we started with the inputs, and then we discussed about the tools and techniques in it. और फिर हमने उसमें डिस्कस किया हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स में रिजल्ट एनालिसिस, कॉस्ट एग्रीगेशन, एक्सपर्ट, फंडिंग लिमिट रिकन्सिलेशन, एंड देन उसके आउटपुट्स आए हमारे पास। फिर हमने बताया 3 टेक्निक्स हैं, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम 3 स्टेप्स को डिफाइन करते हैं, और फिर इन द फोर्थ स्टेप ये जस्ट मल्टीप्लाई दोज थिंग्स आप, ठीक है। देन वी डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल्स, एंड देन इन द लास्ट वी डिस्कस अबाउट द कंटीजेंसीज, बजट कंटीजेंसीज की हमने कहा है कि हमें एक्स्ट्रा फंड चाहिए ताकि कुछ अनसर्टेनिटी आ गई है या इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं तो हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू।